दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशंस जो है, फ्लक्चुएशन सारे पार्ट ऑफ एनी रैंडम प्रोसेस, किसी भी रैंडम प्रोसेस में फ्लक्चुएशन उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फ्लक्चुएशन का पहले थोड़ा मतलब समझ ले, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसका डेरिवेशन और चीजें देखते हैं। फ्लक्चुएशन वर्ड इससे पहले सुने हो कि नहीं? इससे पहले सुना है फ्लक्चुएशन? सुना। क्या मतलब होता है फ्लक्चुएशन का? फ्लक्चुएशन का सिंपल सा अगर हम मतलब देखें, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है वैरी ना करना या वैरी कर जाना या कांस्टेंट ना रहना। ठीक है, इसको हम लोग फ्लक्चुएशन बोलते हैं। हम लोग कॉमन लैंग्वेज में भी कभी कभी बोल देते हैं वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, बत्ती जो है वो एक बार कम हो रहा है, एक बार ज्यादा हो रहा है, हम लोग कहते हैं वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है ये टर्म हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, एक्चुअली फ्लक्चुएशन किसी भी ऐसे प्रोसेस में, प्रोसेस का एक पार्ट है वेयर देयर इज रैंडमनेस, जहां पर रैंडमनेस है, जहां पे इनडिटर्मिनेंसी है, जहां पर हमारे पास चीजें डिटरमाइन नहीं है। जैसे अगर हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, जैसा कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कोई भी स्टेटिस्टिकल सिस्टम है, या ऐसे किसी भी क्वांटिटी की बात करें जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, फ्लक्चुएशन is a part of any random process, or a process that involves a large number of systems, जहां पे हमारे नंबर ऑफ सिस्टम्स जो है ये बहुत लार्ज है, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्लक्चुएशन उसमें होता है। ठीक है, अब डिटेल्स हम मतलब बता रहे हैं। और ऊपर जो लिखा हुआ है दैट इज द फॉर्मूला फॉर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स और ए स्टैटिस्टिकल सिस्टम, किसी स्टैटिस्टिकल सिस्टम का, स्टैटिस्टिकल सिस्टम मतलब जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे डाटा पॉइंट्स। ये जो फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है फ्लक्चुएशन in statistical term, means deviation from the equilibrium or the most expected or most probable value। ये जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है या जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इससे जो डेविएशन होता है दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल टर्म्स में फ्लक्चुएशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा एकदम हम कॉमन एग्जांपल ले जो तुम लोग किए हो, जिससे तुम लोग थोड़ा सा परिचित हो, एंड दैट एग्जांपल इज दैट ऑफ योर एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो हमारे वहां पर भी वी हैव ए रैंडमनेस। हमें पता नहीं होता है कि हमारे जो रिजल्ट्स है, जो डाटा तुमको मिल रहा है, वेदर इट इज एक्चुअल और नो, वेदर इट इज द करेक्ट वैल्यू और नो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरर एनालिसिस करते हैं। एरर एनालिसिस का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? एवरेज निकालना होता है कि नहीं? हेलो, जब तुम 10-12 डाटा पॉइंट्स लेते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो? एवरेज निकालते हो कि नहीं? 10 रीडिंग का एवरेज निकाले। तो हम लोग कहते हैं कि जो एवरेज वैल्यू होता है दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेकिन क्या हर वैल्यू, जितने भी तुमने रीडिंग्स लिए हैं,
वो एग्जैक्टली एवरेज वैल्यू से मैच करते हैं। तुमने जो है 10 रीडिंग लिए, 10 रीडिंग लिया, उसका एवरेज निकाला। अब हर एक जो रीडिंग है वो हमेशा क्या ऐसा होता है कि वो एवरेज वैल्यू के बराबर है? इज इट पॉसिबल? ये होता है कभी? नो सर, कम भी हो ऐसा सकती नहीं है ज्यादा। होता। ऐसा नहीं होता, हो सकता है एक आध वैल्यू मिल जाए लेकिन सब नहीं मिलता। तो हम लोग वहां पे और करेक्टनेस के लिए क्या करते हैं कि हम लोग हर एक वैल्यू का जो डेविएशन है, माने वो एवरेज से कितना वैरी कर रहा है, हम उसको चेक करते हैं। ठीक है। और इसी का एक पार्ट होता है स्टेटिस्टिकल एरर एनालिसिस का, टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। हम एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल is to find the deviation of the data points, of the data points from the average value, from the average value in an experiment। किसी भी एक्सपेरिमेंट में ये हम लोग काम करते हैं। द फॉर्मूला स्टेटेड अबव, द फॉर्मूला फॉर्मूला स्टेटेड above is called standard deviation। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके बारे में हमें लगता है कि तुम लोगों ने कहीं सुना होगा, नहीं भी सुना है तो हम लोग इसका डिटेल हम बता देंगे कभी। इसको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में ये क्या है, ये जो तुम्हारे ब्रैकेट से, जो इस तरह के ब्रैकेट से, ये एवरेज के लिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया है। किसका डिफरेंस लिया है? एवरेज ऑफ द स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ द एवरेज, ये डिफरेंस लिया है ना। यस सर। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये हमको एक आइडिया दे देता है कि हमारा जो रीडिंग है या हमारा जो डाटा पॉइंट्स है या व्हाट एवर वी हैव, वो एवरेज से कितना डेविएट कर रहा है, कितना उसमें डेविएशन है। एवरेज वैल्यू इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, the value with the greatest probability। और हमारे जो इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स थे, हाउ मच दे आर डेविएटिंग फ्रॉम द एवरेज वैल्यू और द इक्विलिब्रियम वैल्यू और द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मेन काम इसका यही होता है। द फॉर्मलिज्म इज यूज्ड टू स्टडी द डेविएशन from the average value or the most expected value। और ये किसी भी रैंडम प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी रैंडम प्रोसेस, या ऐसा कोई प्रोसेस जहां पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जहां पर इनडिटर्मिनेंसी ज्यादा है, रैंडमनेस ज्यादा है, वहां पर इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। समझ में आया यहां तक? हेलो, समझ में आया? यस सर। ये बेसिक है फ्लक्चुएट। हालांकि स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब जो है स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक्स है, स्टैटिस्टिकल टॉपिक है, इसका डिटेल ज्यादा है, लेकिन हमको उतनी जरूरत वहां पे नहीं है। हमने तुमको बेसिक बताया कि व्हाट इज दिस फ्लक्चुएशन इज ऑल अबाउट। इसको अगर जरूरत होगा तो हम किसी एक और लेक्चर में डिस्कस कर देंगे, तुम्हारा टाइम ना लेकर के, वो हम तुमको दे देंगे। अब हमारा अभी तक हम लोगों ने जो कैनोनिकल एंसेंबल पढ़ा, ये कैनोनिकल एंसेंबल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम फिर से तुमको रिविजिट कर देते हैं, और ऑफलाइन क्लास में भी रिविजिट करते हुए ही चलेंगे। उसके बाद फिर हम कोई उसको जो है वापस रिपीट नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, तो तुम लोग एक बार पढ़ लेना।
कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होता है कि हमारा एक सिस्टम जो है दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद ए लार्ज सिस्टम, जिसको हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, उसकी एनर्जी फिक्स है। एंसेंबल माने होता है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स। ये जो छोटे छोटे सिस्टम्स उस रिजर्वायर के अंदर रखे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। हमको बेसिकली ये निकालना होता है, हमको बेसिकली ये पता करना होता है कि कोई एक सिस्टम ए in a large system A dash will be found at a with a particular value of energy E alpha या EA whatever। ये प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी होती है। तो हम लोग दोनों तरीके से इसका डेरिवेशन देखे थे, एक पिछले क्लास में देखे थे जिसमें स्टर्लिंग फॉर्मूला लैग्रांजियस मल्टीप्लायर यूज किया गया था। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, about the mean values और average values and the fluctuations। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हमारा जो ये एंसेंबल सिस्टम है या जो कैनोनिकल एंसेंबल में है, इसमें क्या कंसेप्ट है इसका, द कंसेप्ट ऑफ मीन वैल्यूज माने एवरेज वैल्यू and the mean values and the fluctuations का मतलब है, यहाँ पे हम बता रहे हैं फ्लक्चुएशंस का यहाँ पे मतलब है कि मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू से कितना डेविएशन या जो है डिफरेंस हमको दिखता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी how the parameters, for example parameters like energy shows deviation from the mean or the average value। मीन या एवरेज वैल्यू से ये कितना डेविएशन दिखाता है या कि क्या इसका कंसेप्ट है, एवरेज वैल्यू। दिस इज व्हाट वी वांट टू स्टडी। यही चीज हमको यहाँ पे पढ़ना है, यही चीज हमको यहाँ पे समझना है। एकदम सिंपल तरीके से हम लेकर के चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत हो पूछ, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एकदम सिंपल, जो तुम लोग जिससे तुम लोग परिचित हो अपने एक्सपेरिमेंट वाले कंसेप्ट से, उससे समझो, पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, उसको हम किसी भी साइन से डिनोट करें और उसका हमको मीन निकालना। ठीक है, मीन निकालना हुआ, मीन निकाल सकते हैं, मीन निकालने के हमारे पास तरीके हैं। एवरेज निकालना तुम जानते हो। नाउ सपोज यहाँ पे जो है, यहाँ पर ये जो फंक्शन है या ये जो क्वांटिटी है, ये हम लोग देख रहे हैं एक एंसेंबल में या एक लार्ज कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स में। तो वहां पे जब भी हमारे पास लार्ज कलेक्शन ऑफ सिस्टम होता है, लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम होता है, वहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि हर सिस्टम जो है उसके बारे में हम डिटेल्स नहीं पता कर सकते। तो हम लोग जो है एक प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगाते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू इतनी हो। ठीक है, पहले समझ लो, हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट जो है उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी जैसे ही हम लोग यूज करते हैं, तो अगर हम कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां पे हम लोग कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसको यूज करें। तो एकदम सिंपल तरीके से चलते हैं। लेट अस कंसीडर दैट वी हैव ए फंक्शन f a या f अल्फा, and the mean value of this function, यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है, मीन वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन is given by, तो यहाँ पे जो मीन वैल्यू है फंक्शन का, ये मीन वैल्यू हमको निकालना है, या मीन वैल्यू जो है या एवरेज वैल्यू, दिस इज गिवन बाय, एक मिनट, यहाँ पे पहले इसको समझ।
यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है ये एवरेज को डिनोट करता है। राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है यहाँ पे पी अल्फा या पी ए, यहाँ पे हम पी ए लिख रहे हैं। पी ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो राइट हैंड साइड में तुमको दिख रहा है, ये राइट हैंड साइड को कुछ रिलेट कर सकते हो? क्या है ये? लो, तुम्हारे राइट हैंड साइड में एक समेशन साइन है, ठीक है? समेशन समझ में आ रहा है? यस सर। एफ अल्फा जो है ये एक फंक्शन है और पी अल्फा जो है प्रोबेबिलिटी है। ये जो राइट हैंड साइड में तुम्हारे यहां लिखा हुआ है, इसको कुछ रिलेट कर पा रहे हो? पहले हमको ये बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नो सर। नहीं कर पा रहे? क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो? यस सर। एकदम जो है सिंपल तुमको एकदम क्रूड सेंस में ले जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी समस्या हम समझ सकते हैं और उन समस्याओं के लिए बस हम इतना ही कर सकते, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। क्वांटम मैकेनिक्स जब तुम पढ़े हो, तुमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू पढ़ा है? अरे भाई, क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसका बेसिक जो है पार्ट 2 में भी पढ़े थे, पता नहीं क्लास किए थे कि नहीं, हमें नहीं मालूम। अभी भी तुम पढ़ रहे हो। एक्सपेक्टेशन वैल्यू समझते हो? अरे कोई तो कुछ बोलो। यस सर। क्या होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कैसे निकालते? पोजीशन का अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू दिया जाए तुमको निकालने के लिए, कैसे निकालोगे? अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो तुम लोग? पोजीशन का अगर हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना हुआ, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन यू फाइंड? चलो हम तुमको देते बताते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वांटम का क्लास नहीं है, हम पूरी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का एक यूज करते हैं। कुछ याद आ रहा है? ये नीचे वाला एक्सप्रेशन देखो। सर ये तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है सर। ये नॉर्मलाइजेशन है, ये नॉर्मलाइजेशन है। एक्सपेक्टेशन सर। यस सर, यस सर, एक्सपेक्टेशन है सर। नॉर्मलाइजेशन में साई स्टार साई डीटा इक्वल टू 1 होता है। वो भी तुम्हारा बहुत सही, तुमने नहीं बताया, चलो उसको उसको छोड़ो अभी। राइट हैंड साइड वाले को नीचे वाला इक्वेशन और ऊपर वाला इक्वेशन देखो तो क्या है? साई स्टार एक्स, साई ये क्या बताता है? वो एक फंक्शन का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ, क्या बताता है ये? बोर्स पोस्टुलेट, बोर्स इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या है? उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है सर किसी पार्टिकल, मतलब साई स्टार एक्स इंटू साई स्टार, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है कि नहीं? इतना जानते हो कि नहीं? यस सर। और एफ एक्स जो है फंक्शन है। जो तुम्हारा नीचे वाला एक्सप्रेशन है ये प्योरली क्वांटम मैकेनिक्स का है और ये भी एक स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है। और ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वहां पे इंटीग्रल की जगह समेशन साइन है। फंक्शन है पी ए एफ अल्फा या एफ, जो कि नीचे एफ एक्स है। यहाँ पे साई स्टार एक्स और साई का मल्टीप्लीकेशन क्या देता है? प्रोबेबिलिटी देता है। ऊपर जो है डायरेक्ट लिखा हुआ है पी अल्फा। अब समझ में आया? अब दोनों चीज को रिलेट कर पाए? हेलो? यस सर। Thus the quantity
हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10 द क्वांटिटी इज सिमिलर टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो पूछेंगे नहीं कि क्या होता है, कोई जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड हो। अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा प्रोबेबल है दैट वैल्यू इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। वही वैल्यू यहाँ पे मीन वैल्यू है। तो जो तुम एफ का जो मीन वैल्यू ले रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, you are summing over all the probabilities of occurrence of the function f alpha। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एक फ्रैक्शन है, एक नंबर है जो कि 0 से 1 तक वैरी करता है कि नहीं? हेलो, तो इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि एफ अल्फा आने की जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं 0.01 0.02 करते करते पूरा 1 तक हम समेशन कर रहे हैं, एंड दैट इज द मीन वैल्यू। चलो और सिंपल तरीके में आते हैं। अगर तुम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ध्यान से सुनना, समझ में नहीं आया तो हमें तो नहीं लगता नहीं आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा। तुमने 20 रीडिंग ली, ठीक है, उसमें एक रीडिंग जो है मान लो 10, वो 8 बार आ रहा, वो जो है इट इज ऑकरिंग 8 टाइम्स आउट ऑफ 20। जब तुम एवरेज निकालोगे तो 10 को कितनी बार जोड़ोगे? 8 टाइम्स जोड़ोगे। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि 20 रीडिंग में 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या बताओगे? 8/20। 8/20। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया। तुम 10 को 8 बार जोड़ रहे हो और बाकी रीडिंग्स को भी जोड़ रहे हो। तो दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग द मीन वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, नाउ इन केस ऑफ द कैनोनिकल एंसेम्बल, now in case of the canonical ensemble, the probability is given by canonical ensemble में probability क्या होता है? चलो इस बारे में बाद में बात करते। ये होता है प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन। हम फिर से जो है पुराना तुमको लेक्चर दिखाते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन ये दिख रहा है, चलो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है प्रोबेबिलिटी का? हेलो, यस सर। ये वाला हम लोग पढ़े थे कि नहीं? हम यहाँ पे इसको चिपका देते हैं ताकि तुमको याद रहे। ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े थे कि नहीं? यस सर। तो ये प्रोबेबिलिटी होता है। तो अगर हम कैनोनिकल एंसेम्बल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पी अल्फा है, पी अल्फा की जगह हम इसको यूज करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? सिंस we are dealing with the canonical ensemble, then we will replace the probability p alpha या pa, जो भी लिखो बात एक ही है, pa in the above expression by, इससे हम रिप्लेस करेंगे so that the mean of the function
if alpha is given by, if alpha is given by, तो मीन जो है इस फंक्शन का एफ अल्फा का, अब ये क्या हो जाएगा, समेशन एफ अल्फा इंटू प्रोबेबिलिटी का ये वाला एक्सप्रेशन। is given by for a canonical ensemble, for a canonical ensemble। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है तो पूछ लो, तब आगे बढ़ेंगे। नो सर, समझ में आ रहा है। तो ये जो है दिस इज द मीन वैल्यू, ध्यान से समझना, ये मीन वैल्यू, ठीक है। अभी तक हम लोग फ्लक्चुएशन नहीं कैलकुलेट की, ये हम लोग मीन वैल्यू की बात कर रहे हैं। भाई हमारा मीन वैल्यू जो ये होता है, यहां तक जो तुम पढ़े, यहां तक जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो है अप टू दिस we are using statistical concept। ये statistical concept स्टैटिस्टिक्स से आता है, मिसकंसेप्ट लिख रहे थे, ये स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है। लेकिन हमको जो है बात किसकी करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज और द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी। क्यों एनर्जी इंपॉर्टेंट है? एनर्जी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कैनोनिकल एंसेंबल में जो हमारे एंसेंबल के जो मेंबर्स होते हैं, दे आर एक्सचेंजिंग एनर्जी अमॉन्ग देमसेल्व्स। तो हमको एनर्जी की बात करनी होगी। यहाँ पे तो एक जनरल फंक्शन हमने ले लिया एफ, बट व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट इन द फिजिकल सिचुएशन इज दैट ऑफ ए फिजिकल पैरामीटर, जो कि कैनोनिकल एंसेंबल में एनर्जी है। सिंस the members of the canonical ensemble are exchanging energy among themselves, so we have to replace the function f by some physical parameter, हमको किसी एक फिजिकल पैरामीटर से एक्सचेंज करना, चेंज करना होगा, उसको रिप्लेस करना होगा। एंड इन केस ऑफ द कैनोनिकल एंसेंबल, द पैरामीटर इज एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल, अगर हम और भी सिंपल तुमको समझाने के लिए हम बता देते हैं, सिंपल सी बात ये है कि वी हैव टू फाइंड द मीन एनर्जी इन द कैनोनिकल एंसेंबल यूजिंग द प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल। इन अदर वर्ड्स, we have to find the mean energy in the canonical ensemble। कैनोनिकल एंसेंबल में हमको जो है मीन एनर्जी निकालना होगा। मीन एनर्जी माने एवरेज एनर्जी माने द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब ये बताओ, तुम लोग पार्ट 1 में थर्मोडायनामिक्स पढ़े हो, मीन एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी क्या होता है हमको जरा बताओ, इंटरनल एनर्जी से क्या समझते हो? इंटरनल एनर्जी सुना है? थर्मोडायनामिक्स अगर पढ़े हो, पार्ट 1 में पढ़ा है तुमने थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी समझते हो? यू से डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। मीन एनर्जी समझते हो? कई तरह के एनर्जीज होते हैं, एक होता है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, एक होता है गिब्स एनर्जी, एक होता था वो क्या बोलते हैं उसको, एंथैल्पी। ये सब केमिस्ट्री में खूब सारा यूज होता है। मीन एनर्जी समझते हो? अभी उस पे नहीं जा रहे, हमको बताओ मीन एनर्जी समझते हो कि नहीं, या इंटरनल एनर्जी के बारे में कोई आइडिया है?
सर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का समेशन। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों। इंटरनल एनर्जी किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से रिलेटेड है क्या? यस सर है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है हमको मीन एनर्जी निकालना है। मीन एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सर इंटरनल डेफिनेशन सर सही है? क्या? तो नहीं इंटरनल एनर्जी की जो डेफिनेशन बताई गई सर सही है? नहीं, इन्होंने बताया टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो हमने कहा हाँ। जो डेफिनेशन बताया दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट कंप्लीट। चलिए उसके बारे में हम बता देंगे, कभी बता देंगे, इसी में बताना ही पड़ेगा, हम लोग बताएंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे जो है हमको मीन एनर्जी निकालनी है कैनोनिकल एंसेंबल, या हम वो एनर्जी निकालना चाहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे थे। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि हम निकाल रहे हैं किसकी प्रोबेबिलिटी, कि हमारा एक सिस्टम जो है, जो इस कैनोनिकल एंसेंबल में, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी को गेन करे, या पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टेट में वो मिले, ई अल्फा या ई ए। इन दिस केस नाउ we have to find the mean energy EA or E alpha. This means that we have to find the energy for which we are calculating the probability, जिसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है इस एनर्जी स्टेट में पाया जाएगा, वो एनर्जी कौन सी है। दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। टू फाइंड दिस मीन एनर्जी वी रिप्लेस एफ अल्फा या एफ ए बाई ई ए। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने मीन ऑफ एफ देखा है, इसमें एफ अल्फा की जगह हम लोग जो है ई ए या ई अल्फा से इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहां से जो है हमारे मीन एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से होगा। मीन एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। यहां तक समझ में आया? एफ अल्फा की जगह जो है हम लोगों ने यहां पर ई अल्फा रखा है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब ये जरा समेशन देख, मैंने ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इसको देख लो। ई अल्फा एक पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू है, उसके बगल में जो कुछ भी है ये प्रोबेबिलिटी है कि ये ई अल्फा जो एनर्जी है, कोई एक सिस्टम हमारा उस कैनोनिकल एंसेंबल में उसकी एनर्जी ई अल्फा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो है ई टू द पावर माइनस बीटा अल्फा बाई समेशन माइनस बीटा अल्फा। ये क्वांटिटी, इसके बारे, ये प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें नहीं लगता है कि इसमें तुमको दिक्कत होनी चाहिए, ये हमने बता दिया। अब ये जो डिनोमिनेटर है, अभी हम डिनोमिनेटर को कोई नाम नहीं देते हैं, इस डिनोमिनेटर को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको एक साइन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसका भी कोई नाम अभी हम तुरंत नहीं दे रहे। तो ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे समेशन ई टू द पावर माइनस बीटा ई अल्फा है, हम इसको z से रिप्लेस करते हैं एक साइन से। हम बताएंगे इस z का क्या मतलब होता है। द डिनोमिनेटर in the expression above is replaced by a quantity z for the time being। for the time being का मतलब होता है अभी के लिए, for the time being, अभी प्रेजेंट के लिए हम इसको ऐसे रिप्लेस करते हैं। z जो है नीचे वाला जो समेशन है, इसको हम z से रिप्लेस करते हैं, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? नो ठीक है। अब ये जब हमने z से इसको रिप्लेस किया,
अब जो मीन एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये हमको निकालना है। इसके पहले हमने तुमको बीटा के बारे में बताया था, जो टेम्परेचर का कंसेप्ट है, पता नहीं पढ़े हो कि नहीं। ये बीटा है, फिलहाल अभी इसको यहाँ पे हम लोग रखते हैं और इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो मीन एनर्जी है, तो इस मीन एनर्जी को वी कैन, बीटा का एक्सप्रेशन तुम अभी ध्यान में रखो, उसका भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। तो अगर हमारा ये मीन एनर्जी, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, इसको हमने अगर z से रिप्लेस कर दिया, नाउ विथ z we can write the expression for mean energy as, तो यहाँ पे हमारा मीन एनर्जी जो है नीचे समेशन e टू द पावर माइनस बीटा ई अल्फा, इसको हमने z से रिप्लेस कर दिया, वहां पे लिख दिया z। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? हेलो हेलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब तुम हमको जो है, तुम लोग मैथमेटिक्स खूब सारा पढ़े हो, इसमें एक एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर, ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, जरा हमको चेक करके बताओ कॉपी पेंसिल पे, ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, 1 मिनट का भी समय हमको नहीं लगना चाहिए, लगता है कि लगना चाहिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? z जो है तुम्हारा e टू द पावर माइनस बीटा ई अल्फा है, डेल z बाई डेल बीटा क्या होगा? कॉपी कलम निकालो, कॉपी पट से डिफरेंशिएशन करो, बहुत आसान डिफरेंशिएशन है। z इज e टू द पावर माइनस बीटा ई अल्फा, डेल z बाई डेल बीटा कितना होगा? क्या इतना होगा? मैंने कितना होगा पहले हमको ये बताओ। इतना समय लग रहा है एक छोटा सा डिफरेंशिएशन करने में? यस सर, वही आएगा सर। क्या आएगा? बोलो क्या आएगा, बोलो, ऐसे हम नहीं ई समझ अल्फा सर, क्या ई आएगा? अल्फा सर, ई अल्फा ई टू पावर माइनस बीटा ई अल्फा अपॉन जेड। अपॉन z कैसे आएगा? सर वहां पे जो एक्सप्रेशन सर, समेशन ई टू द पावर माइनस बीटा ई अल्फा ही तो जेड को। तो ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको हम इसको लिख रहे हैं एज ए डिफरेंशियल ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू बीटा। हम इसको भी लिख देते, वी आर एक्सप्रेसिंग द मीन एनर्जी एज द डिफरेंशियल ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू WRT का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू बीटा। बीटा के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। इसको लिखने का कारण क्या हम बता रहे हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स को जो है समझना चाहिए। तो ये जो है, दिस इज मीन एनर्जी। इसको हम और आसानी से, चलो थोड़ा सा और हम इसको आसान कर देते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीन एनर्जी को डेल ऑफ, मैंने विथ रेस्पेक्ट टू बीटा हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ln z का। ln z करोगे तो क्या आएगा? माइनस बीटा ई अल्फा आएगा ना। लो, हेलो, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? हेलो, यस सर, यस सर। तो ये हमने क्या निकाला? ये हमने एवरेज एनर्जी निकाला। वी हैव फाउंड द एवरेज एनर्जी।
लेकिन हमको जो कैलकुलेशन करना है, हमको जो चीज, जो पैरामीटर हमको निकालना है, दैट पैरामीटर इज फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का डेफिनेशन ऊपर देखिए, फ्लक्चुएशन का जो फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करते हैं वो ये है। चलो इसको हम फिर से यहाँ दे देते हैं, इसको हम फिर से यहाँ पे दे देते हैं। टू कैलकुलेट energy fluctuation, we have to find the square of the mean energy। हमको मीन एनर्जी का स्क्वायर का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे n है, हमको एनर्जी रखनी है। तो हमको क्या करना होगा कि एनर्जी, मीन एनर्जी जो है उसका स्क्वायर भी निकालना होगा कि नहीं? हेलो, ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जो स्क्वायर है हमारा मीन एनर्जी का, सबको जो है यहाँ पे स्क्वायर कर दिया गया। ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आया, कुछ आइडिया है? सिंपल सी बात है भाई, जो ई है हमारा, इसका जो हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करने के लिए तुम एकदम राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन देखो। यहाँ पे इट इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू बीटा। चलो अगर नहीं समझ में आ रहा, हम फिर से बता देंगे। अभी हमको आगे बढ़ने दो, हम बता देंगे फिर से। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, बाय डेफिनेशन इसको हम क्या लिख सकते हैं? फ्लक्चुएशन ऑफ, जो फ्लक्चुएशन का जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से अगर हम आगे बढ़े, using the definition of fluctuation, we have, या तुम इसको जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो। नहीं अगर समझ में आ रहा, बहुत सी चीजें रटनी पड़ती है, रट लो, नहीं तो हम बताएंगे अलग से। ये जो है, तो हमको डिफरेंस किसका निकालना है? एवरेज ऑफ द स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द एवरेज, इन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हमने मीन एनर्जी निकाल लिया, स्क्वायर का डिफरेंस हमको निकालना है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी हम लोगों ने निकाला। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। तो यहाँ पे जो है दोनों एक्सप्रेशंस के वैल्यूज रखते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ स्क्वायर of average and average of square, we have, so this is the expression for the difference of average of square and square of average। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा अगर हमको सिंप्लीफाई करना हुआ, सिंप्लीफाई करके वी कैन राइट इट एज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ln z विथ रेस्पेक्ट टू बीटा। ये डिफरेंशिएशन जो है तुम खुद करके चेक कर सकते हो, बहुत आसान है, हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, बाद में जब समय मिले करके देखना। एंड दिस इज सिंपली, अब यहाँ पे ये मैथमेटिक्स है, अब यहाँ पे फिजिक्स समझो। ये जो है लास्ट वाला एक्सप्रेशन से, यहाँ पे देखो, वी हैव, इट इज डेल एवरेज ई बाई डेल बीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स भी समझ लेते हैं, ये सब मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ये तुमको कहीं भी मिल जाएंगे, नहीं तो तुम लोग तो रट लोगे, ये हमको पता है, हम बता देंगे वैसे अगर नहीं हुआ तो। यहाँ पे जो है व्हाट वी हैव ए डेरिवेटिव ऑफ द एवरेज एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू बीटा। और बीटा क्या है? बीटा इज ए क्वांटिटी दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ये हमने पिछले एक लेक्चर में बताया था, बीटा का एक्सप्रेशन भी यहाँ पे दे दिया है। उस लेक्चर का नाम जो है यहाँ पे तुमको दिख जाएगा, हम फिर से दे देंगे, द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। यहाँ पे बीटा के बारे में तुमको बताया गया है, ये वाला लेक्चर हम फिर से तुमको दे देंगे। यहाँ पे समझ लो, बीटा इज ए क्वांटिटी रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है, बीटा जो है एक ऐसा क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। सो द मीन एनर्जी, या जो कुछ भी हम यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन निकाल रहे हैं, फ्लक्चुएशन, अब समझो यहाँ पे ध्यान से,
बेसिकली फ्लक्चुएशन इन एनर्जी जो हम निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि हाउ द एवरेज एनर्जी इज वेरिंग विथ टेम्परेचर। निकाल रहे हैं कि नहीं? लो, Yes. this expression shows that the fluctuation in energy is the variation of the mean energy with a quantity beta which is related to temperature। अब एक मिनट जरा हमको ये साइन दे देने दो। क्वांटिटी बीटा which is related to temperature। टेम्परेचर का क्या डेफिनेशन तुम लोग जानते हो? स्टैटिस्टिकल छोड़ो, जो पढ़े हो उसी बेसिस पे बताओ। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है? एकदम सिंपल से तरीके से बताओ, टेम्परेचर क्या है? सर डिग्री ऑफ हॉटनेस या कूलनेस ऑफ एनी बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस हमने सिंपल बोला। अब ये भी इतना भी नहीं ले जाओ, ये अनसाइंटिफिक डेफिनेशन है। हॉटनेस या कूलनेस का कोई मात्रा नहीं होता, ठीक है। टेम्परेचर जो है, इट इज द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हीट कंटेंट इन ए बॉडी। अगर किसी बॉडी में हीट कंटेंट बहुत ज्यादा है, माने उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर। अगर किसी बॉडी में हीट कंटेंट बहुत कम है, 0 से नीचे चले जाओ, बहुत ठंडी में चले जाओ, तो टेम्परेचर कम होगा कि नहीं? यस सर। बेसिकली टेम्परेचर जो तुम मेजर करते हो थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर तुमको क्या रीडिंग देता है? एक नंबर देता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ये जो नंबर तुमको मिलता है, दिस नंबर इज द कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ ऑल द चेंजेस इन एनर्जी दैट इज ऑकरिंग इन द सिस्टम। किसी भी बॉडी का जो काइनेटिक थ्योरी अगर तुमने पढ़ा है, जैसा कि इन्होंने जो डेफिनेशन बताया सब उल्टा पुल्टा कर दिया। टेम्परेचर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी। यही कहता है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। Yes, sir. तो जो तुम टेम्परेचर, जो थर्मोमीटर तुमने कहीं लगाया, एक बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो, पानी गर्म करके उस पर तुमने थर्मोमीटर लगा के देखा कि पानी का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस। ये जो 80 नंबर है, दैट इन 80 नंबर इज शोइंग द कलेक्टिव रिजल्ट्स ऑफ ऑल द चेंजेस और ऑल द फ्लक्चुएशंस दैट आर ऑकरिंग इनसाइड द बॉडी और ऑकरिंग इनसाइड द टेम्परेचर इनसाइड द सिस्टम। ये सारे जो हो रहे हैं या जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उसका एक नेट रिजल्ट तुमको टेम्परेचर बताता है। तो एनर्जी फ्लक्चुएशन का मतलब होता है हाउ द एवरेज एनर्जी। फ्लक्चुएशन का मतलब ही होता है मीन से कितना डेविएट कर रहा है। तो यहां पर हम लोग जो ये माइनस डेल या एवरेज ई बाई डेल बीटा जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज शोइंग दैट फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी is the variation of energy is the variation of the average or the most expected or the equilibrium energy with temperature। अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा वैरी कर रहा है, अगर कम है तो कम वैरी कर रहा है। दिस इज showing that the fluctuation of energy is the variation, और हम यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहे हैं, डेविएशन ऑफ द मीन एनर्जी
विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ मीन एनर्जी या एवरेज एनर्जी का जो चेंज है या जो डेविएशन है, दैट इज द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी फ्लक्चुएशन। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यहां पे अब ये जो बीटा है, तुम पिछले वाला लेक्चर नोट देखना, इफ सिंस बीटा, ध्यान से देखो यहां पर, सिंस बीटा इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, related to temperature, so temperature and is given by beta is 1 by kT. So putting this value of beta, putting this value of beta, putting this value of beta, we have the expression for the total, for the fluctuation, energy fluctuation, बस थोड़ा सा बाकी है, एनर्जी फ्लक्चुएशन एज। तो अगर हम इस बीटा की वैल्यू को यहां पर यूज करें तो हमारा ये जो डेल ई का स्क्वायर का जो एवरेज है फ्लक्चुएशन, डेल ई चेंज इन एनर्जी, डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू ऑफ एनर्जी, इसकी डेरिवेशन की यहां पर जरूरत नहीं है, डेरिवेशन लंबा हो जाएगा, डेरिवेशन जनरली कभी पूछा भी नहीं जाता है। तो दिस एनर्जी इज गिवन बाय फ्लक्चुएशन एज, एक सेकेंड, तो ये जो वेरिएशन तुमको मिल रहा है, दिस इज, इसको हम फिर से इधर भी दे देते हैं, दिस इज द वेरिएशन एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू kT स्क्वायर CV। CP/CV पढ़ा है इससे पहले, CP/CV, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस पढ़े हो पार्ट 1 में थर्मोडायनामिक्स में, CP/CV पढ़ा है? Yes, sir. CV Yes. क्या होता है? स्पेसिफिक हीट, ये क्या मतलब होता है? CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? कि अगर हम सिंपली गैस का जो वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट रखें और उसको हीट करने में, उसको टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने में जितना हीट की जरूरत हो उसको CV बोलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर में जो है इसको हम लोग बोलते हैं CP, और CP और CV में क्या रिलेशन होता है? CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, जहां तक हमें याद है, अब तुम चेक कर लेना। तो यहाँ पे जो हमारा मेन रिजल्ट है, द रिजल्ट इज दैट in a canonical ensemble, the fluctuation in energy is proportional to the CV। ये जो है CV या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि अगर हम किसी परफेक्ट गैस की बात करें, वहां पे जो एनर्जी होती है हमारी वो कितनी होती है? 3/2 NkT। तो यहां से हम फ्लक्चुएशन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर, फॉर ए परफेक्ट गैस E जो है इट इज 3/2 NkT, ये भी तुमने पढ़ा होगा।
तो यहां पर से अगर हम इस 3/2 NKT को यहां पे रखे तो हमारा जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन होगा, द फ्लक्चुएशन इन एनर्जी फॉर द परफेक्ट गैस is then given by यहाँ पे जो है ऊपर वाले एक्सप्रेशन में CV की जगह E की जगह जो है हम लोग रख देते हैं 3/2 NKT, सो इट बिकम्स 3/2 NK² T²। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा जो है फ्लक्चुएशन है फॉर ए परफेक्ट गैस। अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहे मीन वैल्यू से, फ्रैक्शनल फ्लक्चुएशन मतलब क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है, ध्यान से समझना, अगर कोई क्वांटिटी E है उसमें अगर फ्लक्चुएशन डेल E हो रहा है, इस डेल E के एवरेज का स्क्वायर, कौन से टाइम से आते हो यार तुम लोग, इस क्वांटिटी में अगर डेल E चेंज हो रहा है उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो फ्लक्चुएशन अभी तुमने निकाला है, इस फ्लक्चुएशन का जो रेशियो है विद द original mean value, with the mean value, that is called fractional fluctuation or fractional deviation। इसी को हम लोग fractional error भी कहते हैं। and this is the most important result। the most important result is the fractional fluctuation which is the ratio of the fluctuation with the mean value। ये अगर हम रेशियो निकाले, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि ये जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका एक तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम बता रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ। तो ये जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे अगर हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिनोमिनेटर में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर हो 10⁻23, तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। 2/3⁻n, n जो है n है, n is the number of particles, n अगर 10⁻23 के ऑर्डर का है, तो ये जो क्वांटिटी है √ओवर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बाय एवरेज स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ एनर्जी, ये क्वांटिटी बहुत बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा। ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल होगा, छोटा होगा। if n is of the order of 10⁻23, हम 10⁻, यहाँ पे पावर 23 है, हम इसको ऐसे लिखते हैं 10⁻23, then the fractional fluctuation is negligible। ये जो है नेग्लिजिबल हो जाता है फ्रैक्शनल फ्लक्चुएशन। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? फ्रैक्शनल फ्लक्चुएशन हमने तुमको शुरुआत में ही बताया, किसी भी रैंडम प्रोसेस के लिए यूज होता है। तुम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते थे या अभी करोगे, जब भी तुम लोगों को बार बार बोला जाता है कि तुमको जो है एक डाटा से हम कोई कंक्लूजन नहीं पा सकते, यू हैव टू टेक ए लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स, बताया जाता है कि नहीं? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रीडिंग्स लेने चाहिए, बताया जाता है कि नहीं? Yes, sir। इसीलिए बताया जाता है कि अगर हमारा नंबर ऑफ रीडिंग्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द एंसेंबल बहुत ज्यादा होंगे, then fractional fluctuation or deviation from the average or the most expected value will be negligible। लेकिन अगर हम एक ही वैल्यू लेंगे या एक पार्टिकल लेंगे, तो ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी विल नॉट बी नेग्लिजिबल। समझ में आया? यस।
तो हमारा जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है, जो डेविएशन होता है फ्रॉम द मीन वैल्यू और द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर 10 to the power 23 number of order of particles है, in that situation the fractional deviation is negligible. लेकिन अगर वहां पे एक पार्टिकल है, ये क्वांटिटी 2/3 n to the power 1/2, इट इज ए कंसिडरेबल क्वांटिटी, ये 0.9 के लगभग आता है। 0.9 के लगभग आने का मतलब है योर फ्लक्चुएशन, डेविएशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मीन वैल्यू इज क्वाइट लार्ज। समझ में आया? यस सर। फ्लक्चुएशन का मतलब समझ में आया?